तो आज हम बात करने वाले हैं आदिवासियों, दिकुओं और एक सुनहरे दौर के सपने की। चलिए भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की कहानी को समझते हैं जिसने एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। जरा सोचिए, 19वीं सदी का आखिर है और छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में एक आदमी घूम रहा है जिसका नाम है बिरसा। लोगों में चर्चा है कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वो बीमारियां ठीक कर सकता है, अनाज को कई गुना बढ़ा सकता है। लोगों को यकीन हो चला था कि उसे खुद भगवान ने भेजा है ताकि वो उन्हें उनकी तकलीफों से आज़ादी दिला सके। पर सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर हजारों लोग बिरसा को भगवान का दर्जा क्यों देने लगे थे। ऐसी कौन सी मुसीबतें थी जिनसे वो गुजर रहे थे, और उन्हें ऐसा क्यों लगा कि बस यही एक इंसान उनकी सारी परेशानियों का हल है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बिरसा की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो और उनके लोग रहते थे, बाहरी दुनिया के दखल से बहुत पहले की दुनिया। तो देखिए, कई आदिवासी समुदायों के लिए उनकी जिंदगी का केंद्र था जंगल। उनके खेती करने का एक बहुत ही खास तरीका था जिसे कहते थे झूम खेती या घुमंतू खेती। और ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं था, ये उनकी पूरी जीवन शैली थी, उनकी संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा। तो ये झूम खेती होती कैसी थी? बड़ा दिलचस्प तरीका था। वो लोग जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करते, वहां के पेड़ पौधों को काट कर उन्हें जला देते। अब जलने के बाद जो राख बचती उसमें पोटाश होता था जो मिट्टी को जबरदस्त उपजाऊ बना देता था। फिर वो उस पर फसल उगाते, और एक बार फसल कट गई तो वो उस जमीन को कई सालों के लिए खाली छोड़ देते थे ताकि जंगल वहां फिर से पनप सके और वो खेती के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते। कितना सधा हुआ तरीका था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी आदिवासी समूह खेती ही करते थे। कुछ समुदायों की जिंदगी तो पूरी तरह से जंगल से मिलने वाले उत्पादों पर ही टिकी थी, जैसे उड़ीसा का खोंड समुदाय। ये लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जंगल से जो भी फल फूल कंदमूल मिलता उसे आपस में बराबर बांट लेते थे। मतलब उनकी जिंदगी की लय पूरी तरह से जंगल की लय से जुड़ी हुई थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जंगल उनके लिए सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं था, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी थी। वो साल और महुआ जैसे पेड़ों पर निर्भर थे। महुआ के फूल तो खाए भी जाते थे और उनसे पारंपरिक पेय भी बनता था। जंगल से मिली जड़ी बूटियों से वो इलाज करते थे और कुसुम और पलाश के फूलों से अपने कपड़ों और चमड़े को रंगते थे। सही मायनों में जंगल उनके लिए एक खजाना था, जिंदगी का जरिया था। और इनके अलावा भी और भी कई तरह के समूह थे, जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया। ये लोग गाय भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग भेड़ चराते थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ये सभी मौसम के हिसाब से अपने जानवरों के झुंड को लेकर एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते थे। अब जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि उस दौर में भारत के अलग अलग हिस्सों में कितने अलग अलग तरह के आदिवासी समुदाय बसे हुए थे। बैगा, संथाल, गोंड, भील, मुंडा, हर किसी का अपना अलग रहन सहन, अपनी अलग जुबान और अपनी संस्कृति थी। ये एक बहुत बड़ी और रंग बिरंगी दुनिया थी जो अपनी ही शर्तों पर जी रही थी। सब कुछ अपनी गति से चल रहा था, लेकिन फिर इस दुनिया में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची। बाहरी ताकतों की एंट्री हुई और उनके साथ आए ऐसे नए कानून जिन्होंने इन आदिवासियों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस बदलाव को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत बहुत जरूरी है, दिकू। आदिवासी लोग बाहरी लोगों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। इन दिकुओं में कौन कौन थे? व्यापारी, साहूकार, मिशनरी, जमींदार और सबसे ऊपर अंग्रेज। और देखते ही देखते यही दिकू उनकी सारी मुसीबतों की जड़ माने जाने लगे। बदलाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप इस तुलना से लगा सकते हैं। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखिया अपने इलाकों के राजा हुआ करते थे। उनकी अपनी पुलिस होती थी, जमीन और जंगल के फैसले वो खुद करते थे। लेकिन ब्रिटिश राज आते ही उनकी सारी प्रशासनिक ताकत छीन ली गई। उन्हें अंग्रेजों के बनाए कानून मानने पड़ते थे और अंग्रेज अफसरों को नजराना भी देना पड़ता था। मतलब उनकी आज़ादी और इज्जत दोनों ही उनसे छीन ली गई थी।
और सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला हुआ वन कानूनों के जरिए। अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि सारे जंगल अब सरकारी संपत्ति हैं। कुछ जंगलों को तो आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिया गया, जहां से वो अपनी जरूरत के लिए कीमती लकड़ी काटते थे। इन जंगलों में आम लोगों का आना जाना, शिकार करना या फल फूल इकट्ठा करना, सब पर पाबंदी लगा दी गई। झूम खेती को भी बैन कर दिया गया। अंग्रेजों को लगता था कि इससे जंगलों को नुकसान होता है, और दूसरा, घूमते फिरते लोगों पर काबू पाना और उनसे टैक्स वसूलना बहुत मुश्किल था। ये तो हुए कानून, पर इन कानूनों का लोगों पर क्या असर हो रहा था, उसकी असली तस्वीर इस लोकगीत में दिखती है। ये मध्य भारत के बैगा आदिवासियों का एक गीत है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दौर की पीड़ा और बेबसी की आवाज़ है। ये बता रहा है कि कैसे जमींदार, पटवारी और अंग्रेज़ों के टैक्स ने उनका जीना दूभर कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों को ये सब करने की जरूरत क्या थी? तो इसका एक बड़ा जवाब है रेलवे। अंग्रेज पूरे भारत में रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, और इन लाइनों के लिए स्लीपर बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की जबरदस्त जरूरत थी। इसी लकड़ी के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जंगलों को आरक्षित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां सदियों से रह रहे हजारों आदिवासी रातों रात बेघर हो गए। उनकी रोजी रोटी उनसे छिन गई। आप सोचिए, जंगल से तो उन्हें निकाल दिया गया, तो वो जाएं कहां? काम की तलाश में भटकने लगे, और इसी मौके का फायदा उठाया व्यापारियों और साहूकारों ने। वो उनके गांव में पहुंचे, उन्हें बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देने लगे, और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी बची कुची जमीन पर भी कब्जा कर लेते। ये कैसा जाल था जिसने उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और गुलामी में फंसा दिया। तो जब इतना अन्याय और शोषण हो रहा था, तो इसके खिलाफ आवाज भी उठनी ही थी। और यही हमारी कहानी में वापस आते हैं बिरसा मुंडा, जो इस घोर निराशा के माहौल में उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आए। जब चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, जब लोगों को लग रहा था कि उनकी दुनिया, उनकी पहचान, सब कुछ खत्म हो रहा था, ठीक उसी वक्त बिरसा ने एक आवाज उठाई। उन्होंने अपने लोगों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई और कहा कि वो उसे वापस ला सकते हैं। बिरसा बात करते थे एक स्वर्ण युग की, एक सतयुग की, एक ऐसा दौर जब मुंडा लोग दिकुओं के जुल्म से आज़ाद थे और इज्जत की जिंदगी जीते थे। उनके सपने में लोग अपनी जमीन पर खेती करते, कुदरती झरनों का इस्तेमाल करते और ईमानदारी से रहते। उन्होंने अपने लोगों से शराब पीने, अंधविश्वास और जादू टोने जैसी सामाजिक बुराइयां को छोड़ने की भी अपील की। उस दर्द की एक और झलक मिलती है मुंडा लोगों के इस गीत में। बेगारी मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। ये गीत उस बेबसी और दुख को दिखाता है जिसने बिरसा के आंदोलन को और हवा दी। लोगों को लगने लगा था कि सिर्फ बिरसा ही हैं जो उन्हें इस नर्क से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद विद्रोह की घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 1895 में जैसे ही बिरसा का असर बढ़ने लगा, अंग्रेज डर गए और उन्होंने उन्हें दंगा भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। 2 साल बाद जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने गांव-गांव घूमकर अपना समर्थन और बढ़ाना शुरू कर दिया। 1899 में उन्होंने अपने समर्थकों से ऐलान किया कि वो रावण यानी दीकों और यूरोपियनों पर हमला करें और उन्हें खत्म कर दें। लेकिन 1900 में बिरसा को फिर से पकड़ लिया गया और कुछ ही महीनों के अंदर जेल में हैजे से उनकी मौत हो गई, और उनके साथ ही ये आंदोलन भी थम सा गया। इस पूरे आंदोलन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था सफेद झंडा। इसे बिरसा राज के प्रतीक के तौर पर फहराया गया था। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये एक नए, आज़ाद और न्याय पर आधारित राज की स्थापना का ऐलान था। एक ऐसा राज जो बाहरी शासन से पूरी तरह मुक्त हो। और ये गुस्सा निकला किन पर? विद्रोहियों के निशाने पर कौन थे? ये लिस्ट साफ बताती है। उन्होंने पुलिस थानों और चर्चों पर हमले किए। उन्होंने साहूकारों और जमींदारों की संपत्तियों को भी लूटा। मतलब वो हर उस ताकत को निशाना बना रहे थे जिसे वो अपने शोषण का जिम्मेदार मानते थे, चाहे वो अंग्रेजी सरकार हो, मिशनरी हो या फिर हिंदू जमींदार। बिरसा का आंदोलन अपने मकसद में तुरंत तो कामयाब नहीं हो पाया और उन्हें दबा दिया गया। तो क्या हम इसे एक नाकामी मान लें? बिल्कुल नहीं। इस विद्रोह की विरासत क्या रही, ये जानना बेहद जरूरी है। भले ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन ये आंदोलन बेकार नहीं गया। इसने आने वाले समय के लिए एक बहुत मजबूत विरासत छोड़ी, जिसके 2 बहुत ही जरूरी और दूरगामी नतीजे निकले। पहला, इसने अंग्रेजी सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए कानून बनाने पड़े। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसी आंदोलन का नतीजा था, जिसने बाहरी लोगों यानी दिकुओं के लिए आदिवासी जमीन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल बना दिया।
और दूसरा, जो शायद सबसे अहम नतीजा था, वो ये कि इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आदिवासी लोग चुपचाप जुल्म नहीं सहेंगे। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। बिरसा मुंडा विरोध और संघर्ष का एक ऐसा प्रतीक बन गए जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, बिरसा मुंडा की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें बताती है कि कैसे घोर निराशा और जुल्म के बीच भी एक इंसान अपने लोगों को एक बेहतर कल का सपना दिखा सकता है और उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट कर सकता है। ये कहानी है प्रतिरोध की, पहचान की और न्याय की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की।